दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। महाराष्ट्र की सरकार कितने तरीके से चल पाएगी या फिर कितनी उथल-पुथल होगी, कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही पहचाने जाते हैं। और इस तरह से अब एकनाथ शिंदे के लिए बात सही साबित हो रही है क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही उनकी पार्टी में हलचल शुरू हो चुकी है। उनके नेता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब बड़ी बात ये है कि इस एक इस्तीफे के बाद में क्या और भी कुछ होना है या फिर ये किस बात का संकेत है? और एकनाथ शिंदे जो शुरुआत से लेकर के इस महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आने के बाद से शुरुआत से लेके अब तक कहीं पर भी उनके चेहरे पर वो भाव दिखाई नहीं दिए जो कि संतुष्टि के हों। बड़ी बात ये है कि अक्सर नेता जो है वो अपने भाव छिपा लेता है, उसके अंदर की बात बाहर पता नहीं चलती। लेकिन एकनाथ शिंदे उन नेताओं में से हैं जिनके भाव साफ कह रहे हैं कि आने वाली कहानी क्या होने वाली है। और अगर ऐसी परिस्थिति हो तो ज्यादा देर नहीं होती घटना घटने में। और ऐसी तस्वीरें अब दिख रही हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पैनल है, उन्हीं के साथ समझेंगे इस बात को। सुभाष शिर्के जी जो कि महाराष्ट्र की हर नब्ज को खूब अच्छे से जानते हैं, और अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं, मुकेश कौशिक जी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी से मैं इस चर्चा को शुरू इसलिए करना चाहूंगी, महाराष्ट्र में आप हैं और वहां की हर घटना को आप जान रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि एकनाथ शिंदे कितने दिन टिकने वाले हैं साथ में इनके? देखिए, एकनाथ शिंदे अभी टिकेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत बीजेपी को है, इसलिए बीजेपी उनको छोड़ेगी नहीं क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है और उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव है, इसमें एकनाथ शिंदे की ताकत बीजेपी को लगेगी, इसलिए उनकी ज़रूरत है बीजेपी को, इसलिए बीजेपी अभी उनको छोड़ेगी नहीं। और आपको पता है ये अलायंस जो है वो पूरी तरह से सेंट्रल एजेंसीज के ब्लैकमेलिंग पे टिका हुआ है, तो इसलिए एकनाथ शिंदे इनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की सीटें ज्यादा आई या फिर महायुति गठबंधन की सीटें ज्यादा आई, ये उनके लिए एक कारण बना है कि वहां पे ज्यादा असंतोष बढ़ गया है। लोग ज्यादा हैं और मंत्रिमंडल में जो संख्या है मंत्री पद की वो सिर्फ 43 है। तो ऐसे में किस किस को अकोमोडेट करेंगे, इसको लेकर जुतम पैजार हो रही है। और उसमें सबसे ज्यादा जो इस बार खुल के जो भावनाएं व्यक्त की जा रही है वो एकनाथ शिंदे के कैंप में से की जा रही है। और इसलिए एकनाथ शिंदे को ये बताना पड़ा कि हम अभी जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जिनको मंत्री बना रहे हैं वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होंगे, वो 2.5 साल के लिए होंगे। तो ये एक तरह से रिवॉल्विंग चेयर है और रिवॉल्विंग चेयर का वो एक लॉलीपॉप अपने लोगों को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ कई सारे लोगों ने मुखर विरोध किया है। एकनाथ शिंदे के पार्टी में ही विजय शिवतारे हैं जो पुणे जिले से आते हैं, उन्होंने तो कहा कि मैं सरोकार नहीं रखता अभी शिंदे गुट से। बाकी प्रकाश सुर्वे जैसे लोग हैं जो मुंबई के विधायक हैं, जिनकी जरूरत उनको मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पड़ सकती है, उन्होंने मुख्य रूप से विरोध किया है। बाकी बीजेपी में भी सुधीर मुनगंटीवार जो नितिन गडकरी के चहेते माने जाते हैं, खासम खास माने जाते हैं, उनको दरकिनार किया गया, तो उन्होंने 1.5 घंटा नितिन गडकरी से जाके गुफ्तगू की। तो ये सारी जो चीजें हैं वो महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल गठन होने के बाद यहाँ पर परिस्थितियां पैदा हो गई है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक और बात याद दिला दी है। साथ में मुकेश जी के पास इस सवाल कर जाना चाह रही हूँ कि नितिन गडकरी पिछले कुछ दिन से मतलब काफी अंदर के चर्चाओं में, एक्टिविटी में काफी दिख रहे हैं। और इंटरव्यूज में तो वो दिखते ही थे, लेकिन उसके अलावा भी अभी अगर देखा जाए तो जो भी सरकार के आगे कदम है, कहीं ना कहीं उनकी विजिबिलिटी जो है नितिन गडकरी की उन कार्यक्रमों में होना, ये सब दिखाई दे रहा है। तो नितिन गडकरी को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए? और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या घटनाएं सामने आ सकती हैं मुकेश जी? विनीता, नितिन गडकरी महाराष्ट्र के लिए इंडिस्पेंसेबल आदमी है। इंडिस्पेंसेबल इस सेंस में भी कि वो इस समय तो बहुत फडणवीस के भी करीब हो गए हैं और संघ के तो वो कुंजी हैं संघ की, तो वो बहुत इंडिस्पेंसेबल है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को जहां तक समझता हूँ, सुभाष जी क्योंकि वहां पर मौजूद है तो वो ज्यादा ग्राउंड रियलिटी जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर बहुत मजबूत बहुमत होने के बावजूद सरकारें इधर से उधर हो सकती हैं। उसका कारण, और ये हम पिछले उदाहरण से भी समझेंगे, जब शिवसेना बीजेपी को जबरदस्त वहां पर बहुमत मिला था, लेकिन
उद्धव ठाकरे सीएम की पोस्ट के लिए अड़ गए थे और उन्होंने अपने आप को सीएम बनाने के लिए बीजेपी से नाता तोड़ा, फिर अलग शिवसेना कांग्रेस के साथ मिल गई, एनसीपी के साथ मिल गई और एक अलग सा ही कॉम्बो तैयार हो गया था जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब इस बड़े बहुमत के बाद जबकि बीजेपी को शिवसेना एकनाथ शिंदे की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा जरूरत तब बढ़ जाती है जब एनसीपी भी अब उसे किनारा कर ले। पिछले दिनों जब शरद पवार का हैप्पी बर्थडे था तो वहां पर अजित पवार की मौजूदगी बहुत आश्चर्यजनक थी और वहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि हमने तो पॉलिटिक्स भी डिस्कस किया, हमने गवर्नमेंट के इश्यूज डिस्कस किए। ये नहीं कहा कि मैंने सिर्फ बड़े भाई को हैप्पी बर्थडे बोलने आया था, मैं केक काटने आया था। उन्होंने कहा कि हमने इन इश्यूज पर बात की, मंत्रिमंडल पर बात की, महाराष्ट्र सरकार उस पर बात की। यानी कि अगर एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों एक साथ हो जाएं तब जाकर कुछ ऐसा हो सकता है जिसको हम लोग भूचाल कह सकते हैं। और दोनों ही ये संकेत दे रहे हैं कि हम किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए तैयार हैं। अगर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा और कहा कि ये इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो उस व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा जाग चुकी थी और जब आपकी 132 सीटें आ गई तब वो आपने एकनाथ शिंदे को पीछे किया। अगर उस समय आपने एकनाथ शिंदे को सामने नहीं किया हुआ होता तो शायद एकनाथ शिंदे की शिवसेना की उतनी सीटें नहीं आती, वो बहुत फिनिश हो जाती। शिवसेना की महाराष्ट्र में ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी मजबूरी है कि उसको अपना नेतृत्व चाहिए। इसी वजह से उद्धव ठाकरे पिछली बार अड़ गए थे कि मुझे सीएम बनना है और इस बार भी एकनाथ शिंदे जब अपने गांव चले गए, नाराज भी हो गए, बहुत कुछ हुआ और फाइनली डिसाइड हुआ कि वो डिप्टी सीएम पर अपने आप को संतुष्ट कर ले। लेकिन वहां का जो शिवसेना की जो डीएनए है, उस डीएनए में लिखा हुआ है कि हमको अपना सीएम चाहिए और उसके लिए आप कहीं से भी मैनेज करिए, सीएम हमारा होना चाहिए। अगर ऐसे में आपका सीएम नहीं है, आप सेकंड फिडल पर हैं, तब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आज की नहीं है और आगे तक बढ़ेंगी और अगले एक साल में 2 साल में कैसे चीजें पैन आउट होती हैं हमको देखना होगा। लेकिन यहाँ पर अजय जी एक सवाल ये है कि अगर जैसा कि मुकेश जी कह भी रहे हैं कि अगर बगावत के सुर आ भी गए अपनी किसी बड़ी चाहत के चलते, उसके बावजूद भी जो सीटों का समीकरण है, क्योंकि 132 वाला जो आंकड़ा है बीजेपी का, उसको कवर अप करना विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष में तो बाकी 3-4 पार्टी मिलकर के भी एकनाथ शिंदे का बराबर तक नहीं आई है। तो ये पूरा आंकड़ा जो ठीक ठाक आंकड़ा इन 3 बड़ी पार्टियों के साथ आया है सामने निकल के, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ डिसबैलेंसिंग हो सकती है, दूसरी कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये डिसबैलेंसिंग चलेगी? एक बात मिस कर रहे हैं हम। आज उद्धव ठाकरे गए देवेंद्र फडणवीस से मिलने। आज गए उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे बुके लेकर मिलने। किसी ने बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, मुलाकात क्या बहाना है। वाकई ये क्या बहाना है घर वापसी का। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे को भी ये तो पता चल गया कि असली और नकली शिवसेना की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीएमसी सबसे बड़ा मुद्दा बीएमसी है। आज असेंबली अब दूर हो गया, बीएमसी में किसकी पकड़ होगी। और देवेंद्र फडणवीस, आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस आज से 5 साल पहले मातोश्री के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए थे और उनसे जब पूछा गया था, तो उन्होंने जब बने मुख्यमंत्री तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप जाएंगे मिलने उद्धव ठाकरे से। उन्होंने कहा जब मुझे बुलाया मैंने उनको कहा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो देखते हैं मैं जाऊंगा या नहीं। पर आज उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे और कुछ विधायकों के साथ मिलने आए। क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? भले ही निकलने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर साथ काम करना है। यही सोच क्या चुनाव के पहले इन लोगों का नहीं था? नैरेटिव्स आप देख लें, पर चुनाव के बाद अगर ये सोच और ये नैरेटिव्स आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पेंच है और शायद महाराष्ट्र में आने वाले समय में कुछ मेजर बदलाव होगा। क्योंकि उद्धव को भी ये पता चल गया है कि एकनाथ सिर्फ बौखला सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि सिर्फ ये चिल्ला सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि नंबर गेम में। और आज की तारीख में शिवसेना, लेकिन ऐसे में उद्धव क्या फिट करेंगे? उद्धव के सारा मामला तो नंबर्स का है ना सर। यहाँ पे
उद्धव के पास ऐसे नंबर्स ही नहीं है जो अट्रैक्ट करें। नहीं, उद्धव के लिए नंबर क्या, उद्धव थोड़ी सोच रहे होंगे कि मैं इस महायुति को तोड़ूंगा। वो ये सोच रहे होंगे कि जो पुराना शिवसेना घटक है, जो दल है, वो पूर्ण रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं आ सकता। हम ये क्यों नहीं सोचते, क्योंकि प्लैंक वही है। भले भारतीय जनता पार्टी उस प्लैंक को ग्रैब करने के लिए 80 के बाद से इस कोशिश में लगी हुई थी। 2019 में जाकर उनको शायद ये सफलता मिली। और हाँ, बीएमसी इलेक्शन में क्या उद्धव कुछ करिश्मा कर पाएंगे जो कि बीजेपी उनमें वो पोटेंशियल देख रही हो कि इस मीटिंग का कोई रिजल्ट भी निकल सके? नहीं, आप समझिए नहीं, बीजेपी को कोई टेंशन नहीं दिख रहा है। जो टेंशन है वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे को है। आज की तारीख में अगर इस तरह की घर वापसी हो जाती है, शिवसेना एक फॉर्म कर जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्या लगता है बीएमसी पे शिवसेना की पकड़ होगी या नहीं होगी? ये तो देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आज का इनका मिलना देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कहे राजनीतिक हलचल देखा जा रहा है। जी हाँ, ऑब्वियसली मीटिंग तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से ठीक पहले कहा था कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो हुआ कि जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उधर से उनको जरूरत पड़ी जिन्होंने ये कहा था कि इनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, और वो बुके लेकर वहां पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। डॉक्टर सूरज, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि महाराष्ट्र में, जैसा कि सुभाष जी ने शुरू में कहा कि 2.5 साल वाले मंत्रिमंडल का भी एक सेटिस्फेक्शन कॉम्बो बनाया जा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर पहले ही पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी पॉलिसी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि ठंडे वस्ते में चली गई। एब्सोल्युटली महाराष्ट्र ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए। अगर किसी को कोई बड़े डीलिंग्स अगर दिखाई देते हैं तो वो धारावी को लेकर के हैं, जो कि अडानी वाली हैं, या जहां पर भी उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरह से रहा महाराष्ट्र में। तो सवाल ये कि यहाँ पर इन सारी सिचुएशन के बावजूद मतलब जनता का तो प्रॉब्लम ही है ना, कुल मिलाकर के जो खींचातानी वो नेताओं के बीच में है। जनता को तो अगर मंत्री बदले गए फिर 2.5 साल में, तो फिर दोबारा एक नई हाफ पोर्शन की शुरुआत हो जाती है। मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन मंत्री बदल जाते हैं ना। अगर ग्राउंड में जाके देखे तो मंत्रियों से और उनके स्टाफ से लोग काम कराते हैं, फिर वो 2 टुकड़ों में बट जाएगा। बात तो 2.5 साल की सरकार की हो गई फिर। जी, मैं अपनी बात जो सुभाष जी ने एक टिप्पणी की कि ये जो सरकार टिकी हुई है सेंट्रल एजेंसीज के जो उनकी ब्लैकमेलिंग पर, ये सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उससे एक कदम थोड़ा पहले बात करना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी सरकार इलेक्टोरल मैनिपुलेशन पर बनी, और कितने अच्छे से पहले से ये तय था कि लगभग 81% इसको मिलेगा, 81% उसको मिलेगा, 73 इनको मिलेगा। ये सारे परसेंटेज जैसे पहले से किताब में लिख के, और वो वही परिणाम आए, और जो परिणाम आए और वो परिणाम क्या वाकई में पब्लिक मैंडेट को रिफ्लेक्ट कर रही थी, इस बात को विपक्ष जो है वो पूरी तरह आगे लाने में विफल रहा। बल्कि पंचायतों में आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के लगभग सभी पंचायत या मेजॉरिटी पंचायत स्तर पर ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि चुनाव में जो ईवीएम के जगह बैलेट से होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे कदम पर कि 11 मिनिस्टर्स ड्रॉप हुए, और ये मिनिस्टर्स जो है सबसे अधिक जो ड्रॉप हुए हैं वो एनसीपी से ड्रॉप हुए हैं, और 3 ड्रॉप हुए हैं बीजेपी और शिवसेना से। एनसीपी से जो मिनिस्टर्स ड्रॉप हुए हैं उसमें सबसे रिमार्केबल जो 2 नाम है वो छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल साहब का। और छगन भुजबल साहब ने एक बहुत जबरदस्त वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये प्राइज मिला है ओबीसी के लिए खड़े होने का, और जो मैं समझता हूँ वो बात वो कोई गलत नहीं कर रहा। इस पूरे के पूरे जो चुनावी प्रक्रिया में जो चितपावन को ऊपरी स्थान दिया गया है, उसमें ये बात भी निहित है कि जो ओबीसी और दलित पिछड़े की बात करेगा उसको बैकग्राउंड में या पीछे धकेल दिया जाएगा। साथ ही जो धारावी का आपने बात किया, उस इंटरेस्ट के विपरीत तो कोई जा ही नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जो बात सर ने अभी कही कि लोग चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उनमें वो गैरत नहीं बची है, वो ताकत नहीं है कि वो इस चुनाव जो भी ड्रॉप हुए हैं, भुजबल साहब ने भी एक अपना स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इससे आगे कुछ करेंगे।
और जो परिस्थिति है वो पहले से तय था कि जो एनसीपी और शिवसेना चाहे भी अगर मिल भी जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो स्थापित ये नई महाराष्ट्र की सरकार है उसको आंच नहीं आ सकती है और ना आंच वो आने देंगे। तो इसमें जो संघर्ष है वो जाहिर है कि मंत्री पद के लिए और वो कहीं नहीं वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर वाकई में विपक्ष को कुछ दिखाना था तो उनको सड़कों पर, उनको पब्लिक एड्रेस में अपने दूसरे जो प्रदर्शन और धरना वगैरह करके वो दिखा सकते थे, जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं। और रही बीएमसी की बात, बीएमसी की पोलिंग अगर बैलेट से होगी तो उसमें क्या दिखेगा, वो निश्चित तौर से वो जो परिणाम होंगे वो वाले नहीं होंगे जो ईवीएम से आए, और अगर ईवीएम से होगा तो फिर वो परिणाम पहले से तय। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कि महाराष्ट्र की सरकार पहले से बनी हुई थी, चुनाव से पहले से ये तय था कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और ये दोबारा से वहां पर चितपावन राज आया है। और इन लोगों को जो बाकी दल है और मराठा के नाम पर जो राजनीति करते हैं उनकी ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, वो बैकग्राउंड में चले गए हैं, आगे आने की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।